attending every rally, going from door to door, from village to village. The old lion has not faded out as yet. Right, and at the moment with us from the Congress party, Mr. Hanumant Pawar. Hanumant Pawar साहब नमस्कार. नमस्कार, राम राम. जय सिया राम सर, जय सिया राम. तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे अभी, मतलब जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मतलब आप तो, क्या बात है सर, भारतीय जनता पार्टी को आपने फोर्स कर दिया कि राहुल गांधी को उन्होंने रावण बुला दिया, रावण का पोस्टर लगा दिया राहुल गांधी की जगह पे. ये क्या है सर, इतना बताएं मुझे. मतलब ये तो कोई भी नहीं करेगा, मतलब कोई राम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, अकल की कुछ कमी है या क्या है, मतलब ये जीवन और भारत को हनुमंत पवार साहब बताएं. डिस्ट्रॉय करेंगे राहुल गांधी एज रावण. जो सच के खिलाफ है, जो झूठ का सहारा लेता है, जो गरीबों को सहारा देता नहीं, जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, किसी की सुनता नहीं, जो अपने खुद के सिवा किसी और को मानता नहीं, उसे हम रावण कहते हैं. रामायण तुलसीराम जी ने जो लिखा है उसमें रावण एक प्रवृत्ति को भी कहा है. वो प्रवृत्ति खुद के सिवा किसी और को सच मानती नहीं, गरीबों को सहारा देती नहीं, बल्कि उनको परेशान करती है, अन्य अत्याचार करती है, महिलाओं पे अत्याचार करती है, महिलाओं पे अत्याचार होते वक्त वो कुछ भी काम नहीं करती है. उसे हमारी भारतीय संस्कृति में रावण कहा जाता है. आज की तारीख में मेरा कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है कि पॉलिटिकल अपोजिशन में जो है उसके इतने नीचे जाके उसकी निंदा की जाए, लेकिन फिर भी आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से राहुल जी के व्यक्तिमत्व के खिलाफ खिलवाड़ किया है जी, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं. और भारतीय जनता पार्टी ही, पूरी पार्टी, किसी एक व्यक्ति को या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या देवेंद्र फडणवीस जी, इनको नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी आज रावण के विचारों पे, देश पे चल रही है. ये छुपाने के लिए उनको राहुल गांधी में रावण दिख रहा है. तो उनको ये तय करना पड़ेगा ना हनुमंत पवार साहब कि अभी तक तो वो राहुल गांधी जी को पप्पू बुलाते हैं, अब रावण पप्पू कैसे हो सकता है, मतलब ये जरा सोचने वाली बात है ना. वो पप्पू है कि रावण है, भाई तो सोचना पड़ेगा ना. एक तो इनको राम, भगवान श्री राम जी से भी कोई मतलब नहीं था. भगवान गद्दी इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब, ऐसे हम कहते आए थे. इन्हें रावण भी समझ में नहीं आया, इनको राम भी समझ में नहीं आया, इनको रामायण भी समझ में नहीं आई, इनको रामायण की सीख भी समझ में नहीं आई. ये सिर्फ निंदा कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रतिमा हनन कर सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी 10 साल से इस देश में राज कर रही है, लेकिन राहुल जी के खिलाफ इनकी बौखलाहट 10 साल के बाद भी कम हुई नहीं. ये कारण इसका है कि राहुल जी जो आम लोगों में जा रहे हैं, उनकी जो दुविधा है वो सुनते रहे हैं, सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं, रास्ते पे उतर के संसद में हो या जनसभा में हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, राहुल जी लगातार आम आदमी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों पे प्रहार कर रहे हैं. लेकिन अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गई ना सर. अब तो सर हनुमंत पवार साहब, इन्होंने रावण कहा, आपने दानव कहा, उन्होंने जॉर्ज सोरोस को दिखाया, आपने गौतम अडानी को दिखाया. तो मतलब अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया, हम लोगों के लिए बड़ा दिलचस्प हो गया, बड़ा एंटरटेनिंग हो गया. अभी क्या अगला पोस्टर कौन सा आएगा? हमारे लिए तो आम आदमी के सवालों को उठाया जाना, राहुल जी ने उनकी बात रखना, संसद में मोदी जी के खिलाफ पुरजोर से आवाज उठाना, जो दमनकारी इनकी यंत्रणा काम कर रही है, ईडी हो, सीबीआई हो, इन सब के खिलाफ हम लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं. बीजेपी ने राहुल जी की संसद सदस्यता रद्द करके देखी, उनका आवाज बंद करने के लिए उनकी बुजुर्ग बूढ़ी मां को उन्होंने परेशान करके देखा, पूरी पार्टी को कांग्रेस के देश भर में फोड़ने की कोशिश की, राहुल जी का घर निकाल के ले लिया. इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी राहुल जी की आवाज बंद नहीं होती, लगातार वो बुलंद होती जा रही है. ये बीजेपी का असली दुख है, ये ऐसे पोस्टर वगैरह बाजी करके ये निकाल रहे हैं.
हमारे लिए ये बिल्कुल नई बात नहीं है। कांग्रेस का प्रतिमा हनन महात्मा गांधी जी से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, सर मोतीलाल नेहरू से क्या बात कर रहे हैं? जी जी क्या बोल बिल्कुल रहे सही, हैं? आप पुराने लोगों को मत भूलिए। तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, उनकी परवरिश ही, और फिरोज गांधी को फिरोज खान बना दिया। किसी की तो बुराई के ऊपर ही पूरा इनका पॉलिटिक्स रचा हुआ है। आज भी 10 साल हो जाने के बाद भी इनके पास कहने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए राहुल प्रदीप जी, लेकिन प्रदीप जी, ये जो पोस्टर इन्होंने बनाया है बीजेपी ने, क्योंकि यहाँ शुरुआत बीजेपी ने करी है, रावण बना दिया। अब इनको ये तय करना है कि भाई वो पप्पू है कि रावण है। रावण तो पप्पू नहीं हो सकता। बहुत पैसा खर्चा किया पप्पू बनाने में, अब इतना खर्चा हो गया सर। वो देखिए ना, क्या लवली, व्हाट अ लवली पोस्टर। आई डोंट नो हु इज द आर्टिस्ट, वी मस्ट कॉन्टैक्ट हिम, हूसोएवर इज। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू अफोर्ड द आर्टिस्ट, आई डोंट थिंक सो। बट आई टेल यू व्हाट, दिस रियली हेल्प्स द कांग्रेस एट द एंड ऑफ द डे। ये तो इन्होंने राहुल गांधी जी का जो स्टेचर था उन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे प्रदीप जी प्लीज आस्क। हनुमंत पवार साहब, ये आगे जाके मोदी साहब अभी रैलीज में ये बोल रहे हैं कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स किया है। यानी उनका कहना है कि आप कांग्रेस के अंदर निर्णय नहीं लेते, निर्णय कोई बाहर वाले ले रहे हैं। और बोले कि बहुत सीनियर लीडर्स को बोलने नहीं देते, बहुत सीनियर लीडर्स के मुंह में ताला लगा दिया है कांग्रेस ने। और जो बाहर आउटसोर्स किया वो डिसीजंस, वो देश हित में नहीं है, देश के खिलाफ काम है, नेशन के खिलाफ काम है। तो ये आउटसोर्सिंग कब से होने लगा? कांग्रेस के निर्णय प्रणाली जो है, डिसीजन मेकिंग आउटसोर्स होने लगा। और फिर उनके सोशल मीडिया में वो कैंपेन चला रहे हैं, चाइनीज गांधी, चाइना पाकिस्तान कांग्रेस एक साथ। तो कैसे, क्या आउटसोर्स हुआ है? क्या बड़े नेताओं को, तो जायंट नेताओं को, उनको बात करने नहीं देते, उनके डिसीजन लागू नहीं होते? पवार साहब सर, ये मुझे तो हंसी आ रही है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनने से पहले से जो लोग जनसंघ में थे, आरएसएस में थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आरएसएस, जनसंघ या बीजेपी के लिए खर्च कर दी, ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर आडवाणी साहब तक, मुरली मनोहर जोशी साहब से लेकर हमारे महाराष्ट्र के कई बुजुर्ग नेताओं को कहां के कहां डाल दिया मोदी साहब ने। उनका क्या सुनते हैं, उनको क्या बोलने दिया, उनको कहां से कहां लेके गए मोदी साहब। और बात करते हैं कि कांग्रेस में बुजुर्ग लोगों की सुनी नहीं जाती। भाई सबसे बुजुर्ग हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो हमारे आला कमान है, अभी उनके हाथ में पार्टी की कमान है, वो अध्यक्ष है। कितने बुजुर्ग नेता ऐसे हैं कांग्रेस में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, उनका आज भी कांग्रेस में सुना जाता है। मैंने आपको नेशनल लेवल का उदाहरण मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब के जरिए से दिया। मैं जिस धाराशिव जिला से, जो पहले उस्मानाबाद जिला था मराठवाड़ा में, वहां के हमारे कांग्रेस के लीडर मधुकर राव जी चौहान साहब अब 89 साल के लीडर है। उनके बलबूते पे हमारी पार्टी वहां चलती है। नए लोग, बुजुर्ग लोग, इसका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन अगर आपको कहां मिलेगा तो वो कांग्रेस में मिलेगा। ये कांग्रेस के ऊपर आरोप करने से पहले भारतीय जनता पार्टी आपके खुद के गिरेबान में झांक के देखे कि बुजुर्ग तो छोड़ो, जो भारतीय जनता पार्टी में अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले के लीडर थे, उनको भी महाराष्ट्र में अब कोई जगह नहीं है। वो जगह अब अजित पवार साहब ने ले ली है, वो जगह भ्रष्टाचारी हसन मुश्रीफ साहब ने ले ली है, वो जगह अब विनायक राव गावित साहब ने ले ली है, वो जगह अब राधाकृष्ण विखे पाटिल ने ले ली है। तो बीजेपी वालों ने अपने खुद के लीडर जो है, हमारे यहाँ के पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, अब यहाँ के महसूल मंत्री है, उनको कोल्हापुर से उठा के पूना में ले आए, पूना से उठा के अब उनको उधर विदर्भ में डाल दिया। कहीं का नहीं रखा बीजेपी के पुराने लीडर जिन्होंने पार्टी के झंडे उछाले थे, मोर्चा आंदोलन किए थे, जेल में गए थे, वो देवेंद्र फडणवीस साहब को अब उनके नाम भी पता नहीं है। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में। लेकिन अभी आपको पहचान में आती है बीजेपी? वैसे भाई पूछ रहा हूं आपसे, मुझे पहचान में नहीं आती।
हमारे ही लोग मुझे हैं। अब मुझे पहचान में नहीं आती कि मैं कांग्रेस को देख रहा हूँ कि बीजेपी को देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शिवसेना, राष्ट्रवादी, एनसीपी और कांग्रेस के लीडर ही वहां सब है। जी। अब देखो, बुजुर्ग लोगों के ऊपर कांग्रेस में सुना नहीं जाता, ऐसा अगर मोदी साहब कहते जी, हैं जी। तो मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते जो जनसभा हुई भोपाल में, उस जनसभा में नरेंद्र मोदी साहब से 11 साल बुजुर्ग, मोदी साहब विधानसभा में चुन के आने से पहले 11 साल वहां के जो मामा है हमारे, वो मुख्यमंत्री है अभी वहां के, वो चुन के आए थे। वो मोदी साहब को सीनियर है, लेकिन मध्य प्रदेश स्टेट का विद्यमान मुख्यमंत्री स्टेज पे बैठा है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर उसका नाम भी नहीं लेता। ये बुजुर्ग लोगों की हालत बीजेपी में है और कांग्रेस के ऊपर ये उंगली और दिखा लेकिन रही है। लेकिन देखिए प्रदीप जी, एक सेकंड, ये छोटा सा सवाल है, पता नहीं इसका क्या जवाब देंगे हनुमंत पवार साहब। सर, आपको अर्बन नक्सल बुलाया है मोदी जी ने। मोदी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब अर्बन नक्सलियों के हाथ में है। तो हनुमंत पवार साहब, वैसे एक तो ये समझा दें अर्बन नक्सल होता क्या है, और क्या आप अर्बन नक्सली हैं हनुमंत पवार साहब? अब देखो, अगर गरीब किसान अगर फांसी चढ़ जाता है, वो अगर आत्महत्या करता है, हमारे महाराष्ट्र में दवाइयों की वजह से अगर बच्चे मरते हैं, हमारी जो माताएं हैं वो डिलीवरी के समय सादे उपचार अगर उनको मिलते नहीं, उनकी जान जाती है। जी। हमारे स्टूडेंट लोगों को नौकरी मांगने के लिए जब मोर्चा निकलता है तो उनको जेल में डाला जाता है। अगर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला बीजेपी के नजरिए में अगर नक्सलवादी है, तो हाँ, मैं अर्बन नक्सलवादी हूं। मैं किसानों की बात करूंगा, मैं विद्यार्थियों की, मैं बेरोजगारी पे, हमारे महिलाओं की महंगाई पे मैं बात करूंगा। ये बात करने के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कहती है, नेता कहती है, मेरी पार्टी आम आदमी के लिए लड़ने की सीख मुझे देती है। वो सीख पे इस देश का जो आदमी चलता है वो अर्बन नक्सलवादी दिखता है बीजेपी को। अब देखिए, दिल्ली के जर्नलिस्ट हो, कर्नाटक के एनजीओ वाले हो या महाराष्ट्र के कांग्रेस वाले हो, जो जनता के साथ है वो हर एक आदमी इनको नक्सलवादी दिख रहा है। भाई, ऐसे उग्रवादी तो बीजेपी में बैठे हैं जिन्होंने और साहब आगे जाकर मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने जो कहा प्रॉब्ली 2006 में वो जागरूक किया। उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने कहा, मोदी जी के कहना है कि फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज बिलोंग टू माइनॉरिटीज एंड अमंग द माइनॉरिटीज इट बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। दैट इज व्हाट मनमोहन सिंह सेड, दैट इज मोदी जी का कहना है। आगे जाके मोदी साहब बोलते हैं कि पहला हक गरीब का है, जो गरीब है और मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। आगे जाके वो मनमोहन सिंह ओबीसी जो जातीय जनगणना के बात कर राहुल गांधी की हमारे सरकार आए तो इमीडिएटली इंप्लीमेंट करेंगे। और राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे कि 90 सेक्रेटरी में से 3 ओबीसी है, तो एम्पावरमेंट जरूरी है, आई विल कम। तो जो उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, मोदी जी फिर उस पर आलोचना करने लगे कि जितनी आबादी गरीबों का है तो हाउ डू ये दो चीज जो मनमोहन सिंह जी को इन्वोक किए हैं और जातीय जनगणना जो राहुल गांधी जी कहा, तो इस पे आप जरा रोशनी डालेंगे जो मोदी साहब कह रहे हैं कि शायद गलत है। देखो, मनमोहन सिंह साहब ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो काम किया है वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब के 56 इंच छाती वाले तथाकथित मोदी साहब का 10 साल का राज इस देश की जनता ने देखा है, और मनमोहन सिंह साहब का भी 10 साल का राज इस देश की जनता ने देखा है। तो मनमोहन सिंह साहब, माफ कीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी माने जुमला और मनमोहन सिंह साहब बोले तो काम है। हक की बात है, शिक्षा का अधिकार हो, माहिती अधिकार हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो, ये सब बिल मनमोहन सिंह साहब ने लाए। जिस मनमोहन सिंह साहब ने मनरेगा लाई थी, उस मनरेगा पे महाराष्ट्र से लेकर पूरे हिंदुस्तान के जो कामगार है, सादे जो खेत मजदूर है, खेती में काम करने वाला छोटा आदिवासी है, छोटा दलित है, उनको रोटियां मिलने की, उनके पेट में भूख से उनको बाहर निकालने का काम मनरेगा ने किया। उसी मनरेगा पे ये मनमोहन सिंह साहब संसद में बोलते थे कि ये कांग्रेस का पाप है, बोलते थे। ये मनमोहन सिंह साहब ने लाई हुई मनरेगा पे अपना हिंदुस्तान का जो बजट है वो खर्चा करने में लगे हैं। तो मनमोहन सिंह साहब, नरेंद्र मोदी साहब क्या,
पूरा भारतीय जनता पार्टी और पूरा आरएसएस के दिमाग से परे मनमोहन सिंह साहब का काम था। इस देश के हिंदुस्तान की जनता को पता है कि मनमोहन सिंह साहब ने दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, किसान मजदूर के लिए क्या किया है ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो मनमोहन सिंह साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर बात रखने की भी हैसियत नरेंद्र मोदी साहब ने 10 साल में अपनी खुद को कमाई नहीं है। रही दूसरी बात कि राहुल गांधी साहब जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो हाँ, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हर एक स्टेट की हमारी कांग्रेस कमेटी जातिगत जनगणना चाहती है। सिर्फ चाहती है ऐसा नहीं, अगर हमारी सरकार आती है, स्टेट में हो या नेशनल लेवल पे हो, हम जातिगत जनगणना करना चाहते हैं। हमारा जो आने वाला चुनाव है उसमें हम ये बात लेके लोगों तक जाने वाले हैं कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है ये हमें मालूम होनी चाहिए। उसके ऊपर ही हमारी जो विकास की नीतियां है, हमारा जो बजट है, हमारे जो आने वाली पूरी जो शासन चलने वाला है उसमें हमें हर एक जाति को न्याय देना है। उसके लिए हमें आंकड़ेवारी चाहिए ही, उसमें क्या बड़ी बात है। मोदी साहब तो ओबीसी समूह के मसीहा कहते थे, लेकिन अब जब ओबीसी महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की बात आई तो वो पीछे हट रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई तो उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी के 80% समूह इसी तबके में आते हैं। बीजेपी का एक आंकड़ा दे रहे हैं, बोले कि आप सिर्फ बात करते हो, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 साल आप सोचते रहे, हमने बीजेपी का कहना 2 दिन में इंप्लीमेंट कर दिया, और आगे चल के बोल रहे हैं कि ओबीसी के बात आप करते हो। पिछले 17 प्राइम मिनिस्टर जो हुआ है 75 इयर्स में सिर्फ 2 ओबीसी है। 60 साल उनका कहना है कि कांग्रेस रूल्ड द कंट्री, कांग्रेस रूल्ड, और 2 ही ओबीसी प्राइम मिनिस्टर था, एक देवेगौड़ा और दूसरे नरेंद्र मोदी जी। तो क्या कांग्रेस का सिर्फ लिप सर्विस है? बोले कि देखो मोदी साहब ओबीसी है, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है, देवेगौड़ा ओबीसी है, बट पूरे 75 इयर्स के टर्म में कांग्रेस ने दूसरे कोई ओबीसी प्राइम मिनिस्टर मींस युक्त नहीं किया, अपॉइंट नहीं किया। तो इस पे कैसे करोगे? क्या आप सिर्फ बोलते रहते हो? तो ये जो आरोप है आप पर, कैसे निगलेक्ट करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है ये सरासर गलत है। अब देखिए, सिख समुदाय हो, ब्राह्मण कम्युनिटी हो या मुसलमान कम्युनिटी हो या छोटी छोटी जातियां, हमारे यहाँ बंजारा जाति महाराष्ट्र में रहती है, उनके यहाँ से 2 मुख्यमंत्री किए। सुशील कुमार शिंदे साहब को हमने यहाँ मुख्यमंत्री किया। अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मागास वर्गीय समूह से आते हैं। मीरा कुमारी जो हमारी लोकसभा की प्रेसिडेंट थी, उनको ले लो आप। मनमोहन सिंह साहब को ले लो, लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लो, नेहरू जी को। समाज के छोटे तबके से, छोटी संख्या वाले लोगों से ही हमारी पूरी लीडरशिप डेवलप हुई है। राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जाति के कितने लोग राजस्थान में है? हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल साहब की जाति के कितने लोग छत्तीसगढ़ में है? हम पिछली जाति को, पिछड़ा जाति को प्रतिनिधित्व देने में सबसे आगे रहे हैं। अभी भी जाके हम आगे इससे ज्यादा प्रयास करने वाले हैं। बीजेपी ने सिर्फ बातें की। नरेंद्र मोदी साहब खुद ओबीसी कहते हैं, लेकिन उनकी पूरी राजनीति हिंदू के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, आदिवासी, इनको लड़ाने की रही है। ओबीसी समूह के हित के विरोध में कितने कायदे खुद मोदी साहब ने किए हैं। तो भाई ऐसा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं ओबीसी कमीशन बिठाई है उन्होंने सर। तो ओबीसी कमीशन बिठाई है उन्होंने, तो ओबीसी कमीशन बिठाने से पहले उनके हाथ में था ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना, क्यों नहीं दे पाए? फिर आपकी करनी में और आपकी कथनी में इतना बड़ा अंतर है। ये पूरा हिंदुस्तान, भारत अभी देख। और यहां पर एक और चीज आती है जो आपने कहा अभी, उसी से सवाल ये उत्पन्न होता है। मराठा आरक्षण को लेकर के बहुत स्ट्रेस है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है पूरे महाराष्ट्र में। ये कर पाएंगे क्या? मतलब आपसे पूछ रहा हूं मैं, बिकॉज आप मैच्योर्ड आदमी हैं, सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता ही नहीं है, लेकिन आपको दिख भी रहा है कि भाई क्या हो रहा है। क्योंकि बाकी जितनी भी बाकी ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जैसे जो कुनबी, जिनको पहले से ही आरक्षण का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो नाराज हैं, दांगड़ कम्युनिटी नाराज हैं, बाकी अन्य जो 96 समुदाय जिनसे मराठा बनते हैं, उनमें से बहुत लोग नाराज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नारायण राणे साहब बोलते हैं कि मैं कुनबी नहीं हूं भाई, ये क्या है? तो क्या होने वाला है इसमें? सरकार ने क्या ये की? सरकार की गले की हड्डी तो नहीं बन गई है?
एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत मराठा कम्युनिटी के खिलाफ ही रह चुकी है। आज तक का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी मराठा कम्युनिटी के कुछ बड़े लीडर को साथ में लेते हैं, लेकिन पूरे मराठा समाज को परेशानी में डालने के लिए ही बीजेपी महाराष्ट्र में जानी जाती है। अब देखो, जालना जिले में मराठवाड़ा में हमारे भाई मनोज जरंगे पाटिल संविधान की तहत शांतिपूर्ण तरीके से अनशन पे बैठे थे आरक्षण मांगने के लिए। भाई आप आरक्षण दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, उसका लीगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन शांततापूर्ण मार्ग से अगर संवैधानिक तरीके से कोई अनशन पे बैठा है, गांधी जी ने दिया हुआ ये सबसे अच्छा शस्त्र है, उसके ऊपर अगर हमारे मनोज जरंगे पाटिल अनशन पे बैठते हैं तो वहां 150-200 पुलिस लाके, बुलेट लाके उनको सरेआम बच्चों को, औरतों को और वहां बैठे हुए हमारे मराठा बांधवों को ये बीजेपी सरकार ने पिटवाया है। अगर इनकी नीयत सही रहती तो ये बात करते, सामने आते, चर्चा करते, कुछ भी किया नहीं, सीधा आके हमारे लोगों पे लाठियां और गोलियां बीजेपी सरकार ने बरसाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ये हमें बोलना नहीं चाहिए। तो मराठाओं के ऊपर लाठियां बरसाने वाला, गोलियां बरसाने वाला अगर कोई है तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र पुलिस है। रही दूसरी बात मराठा आरक्षण की, तो संसद में ये कायदा किया बीजेपी ने, जिसे 102 घटना दुरुस्ती हम बोलते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेट गवर्नमेंट को आरक्षण देने का अधिकार ही निकाल के ले लिया। अगर मराठाओं को अधिकार देना है तो केंद्र सरकार ने संसद में बकायदा कायदा करके उन्होंने जो स्टेट को आरक्षण देने का अधिकार है वो फिर से एक बात देने की जरूरत है। मतलब रिस्टोर करना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी उसके ऊपर कुछ भी बोलती नहीं। यही दूसरी बात, 50% के आगे आरक्षण की सीमा जा नहीं सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है। तो केंद्र सरकार ने संसद में कायदा करके 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने ही कदम उठाने हैं, उन्होंने ही वहां लॉ लाना है, लेकिन बीजेपी उसके ऊपर कुछ भी बात करती नहीं। और महाराष्ट्र में हमारे मराठा बांधवों को कहते हैं कि हम तुम्हें आरक्षण देंगे। भाई जब तक आरक्षण देने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को मिलता नहीं, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 50% से आगे आरक्षण देने का कायदा संसद में लाती नहीं, तब तक ये सब जुमलेबाजी है। वही जुमलेबाजी लेकिन उससे यहाँ पर बड़ी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये मुझे लग रहा है और बढ़ेगा, लग तो ऐसा रहा है। आपको क्या लगता है हनुमंत पवार साहब? नहीं, मराठा कम्युनिटी अपने देश से, अपने राज्य से प्यार करने वाली कम्युनिटी है। हमारा खून इस देश की आजादी में, इस महाराष्ट्र की जो पूरी संस्कृति है उसमें घुला मिला हुआ है। हम स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ मराठा कम्युनिटी कभी भी जा नहीं सकती। लेकिन मराठा अब संवैधानिक तरीके से अपनी जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में पिछले महीने बैठक हुई, वहां हमने ठहराव किया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ठहराव किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लोकसभा में बिल लाता है और 50% से आगे रिजर्वेशन देने का कायदा लाता है तो पूरी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में उनके साथ खड़ी रहेगी। हम 50% से ज्यादा आरक्षण देने की मांग, ओबीसी का हिस्सा हमें लेना नहीं, एससी एसटी के रिजर्वेशन में हम नहीं जाना चाहते, वो हमारे ही भाई है, वो भी पिछले हैं, उनको भी हक मिलना चाहिए, उनके हक के ऊपर कोई आना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सेपरेट आरक्षण मराठा कम्युनिटी को मिलना ही मिलना चाहिए। मराठा विद्यार्थियों की परिस्थिति, मराठा खेती में जो मजदूरी करता है उसकी परिस्थिति, वो गरीबी से जूझता है, वो नौकरी मांगता है, वो पढ़ने में, शिक्षा में आरक्षण मांगता है, तो उसकी दखल लेनी ही लेनी है। लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी महाराष्ट्र में चालू है। जब तक संसद में भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब बिल नहीं लाते और 50% से ज्यादा आरक्षण देने का कायदा जब तक करते नहीं, तब तक हमारी कम्युनिटी को कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये नजर में रखने के बाद ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह मांग की है कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण का कायदा बीजेपी लाती है तो हम उसके साथ है। लेकिन बीजेपी इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलती, ना फडणवीस साहब बोलते, ना मोदी साहब बोलते। हो सकता है विंटर सेशन में ले आए पार्लियामेंट के, बिकॉज़ दैट विल बी द लास्ट सेशन। हम साथ में दैट विल बी द लास्ट सेशन बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शंस, राइट? दिस हनुमंत पवार, थैंक यू वेरी मच सर फॉर टॉकिंग टू अस, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज। नमस्कार और वंदे मातरम। जय सिया राम। जय जय जय।
प्रदीप जी, बिल्कुल सर। Maratha reservation, that's going to be a big problem, I think. Unless and until the BJP plans that, they'll bring in a bill, say, sometime in November, December. एटलीस्ट दे हैव गॉट द एंटायर स्टेट, अब पूरे स्टेट आंदोलन में है, कई ओबीसी आंदोलन में है, कई मराठा संगठन आंदोलन में है, कई धंगर समाज आंदोलन में है, यानी पूरे स्टेट अभी आंदोलन एक प्रोसीजर हो गया है।